दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि ड्रामा को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। तो जो कॉमेडी होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। कॉमेडी जैसा शब्द है, इससे ही पता चल रहा है कि कॉमिक का मतलब होता है हंसी से संबंधित, या हम कहें ह्यूमरस। हास्यास्पद घटनाएं इसमें होगी। सीधी सी बात है, कॉमेडी हंसाने का काम करती है। देखिए जो कॉमेडी है इसके बारे में जब हम जानते हैं तो यह एक अफिक्शनल वर्क है। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक, जिसकी कल्पना करके इसे लिखा जाता है, इसे परफॉर्म किया जाता है। यह रियलिटी बेस्ड बहुत कम होता है। सेकंड पॉइंट की जब बात करते हैं, परफॉर्म्ड टू इंटरेस्ट एंड अम्यूज दी ऑडियंस। और जो कॉमेडी होती है इसको जो परफॉर्म किया जाता है या जो लिखा जाता है, इंटरेस्ट मतलब रुचि उत्पन्न करना, अम्यूज आनंदित करना, किसको? ऑडियंस को खुश करने के लिए, उनको रुचि पैदा करने के लिए इसको लिखा जाता है। किसको? कॉमेडी को। देन जब थर्ड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बात करते हैं, इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, चरित्र चित्रण एंड देयर डिस्कम फीचर्स एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करें तो व्याकुलता का मतलब यूं होता है कि जानने की इच्छा, किसी भी कार्य को करने की जो व्याकुलता होती कैरेक्टर्स की, इंगेज शामिल करता है। आर प्लेजरेबल अटेंशन, प्लेजरेबल मतलब आनंद देने वाला, अटेंशन मतलब ध्यान। सीधी सी बात यह है कि जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं वो उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि जो हमें आनंदित करने वाला जो अटेंशन होता है वो खींच लेते हैं। सीधी सी बात है, वो हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और हमें आनंदित करने का हर प्रयास करते हैं। कॉमेडी मेक्स अस फील, कॉमेडी हमें महसूस करवाती है कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास दिलाना। दैट नो ग्रेट डिजास्टर, ग्रेट मीन्स बड़ी, डिजास्टर मतलब संकट या विपत्ति। विल अकर मीन्स होना, घटित होना। हैपन का मतलब भी घटित होना। तो यह कॉमेडी हमें ऐसा महसूस करवा देती है कि आप आत्मविश्वास दिला देती है कि यहाँ पर जब आप कॉमेडी को देखोगे तो कोई भी एक बड़ी विपत्ति या संकट यहाँ पर नहीं आने वाला है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कॉमेडी होती है ये लाइटर साइड ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करती है। हैप्पी एंडिंग इसकी होती है। यूजुअली द एक्शंस, जो एक्शंस होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके एक्शन टर्न आउट हैप्पीली, खुशी की तरफ बदल जाते हैं। और किसके लिए? प्रोटेगोनिस्ट, जो मुख्यतः प्रोटेगोनिस्ट होता है उसकी लाइफ में चाहे कुछ भी होता है, परंतु जब एंडिंग होती है कॉमेडी की तो वह हैप्पी होती है। और जब हम बात करते हैं कि जो कॉमेडी है, कॉमेडी अराउजेस लाफ्टर, कॉमेडी हंसी उत्पन्न करने का काम करती है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में या अभी हाल में जाना कि कॉमेडी की क्या क्या विशेषताएं होती है। आई होप आपने इसे पसंद किया होगा। अब हम चलते हैं कॉमेडी का एक एक भाग पढ़ने की ओर। ओके दोस्तों, हम कॉमेडी पढ़ रहे हैं और कॉमेडी के बारे में जानने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो फर्स्ट कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई थी। ध्यान देना, निकोलस उडाल एक राइटर थे, उनके द्वारा फर्स्ट कॉमेडी लिखी गई जिसका नाम है राल्फ रोइस्टर डोइस्टर। निकोलस उडाल के द्वारा राल्फ रोइस्टर डोइस्टर फर्स्ट कॉमेडी लिखी गई थी। जो कॉमेडी है उसका फर्स्ट टाइप रोमांटिक कॉमेडी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमांटिक कॉमेडी है, इसको डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट्स। जो एलिजाबेथ जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उसके दौरान जो नाटककार हुआ करते थे, ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे, उनके द्वारा, जैसे विलियम शेक्सपियर इसमें फेमस है, उनके द्वारा रोमांटिक कॉमेडी को डेवलप किया गया था। ये जो कॉमेडी है क्या करती है? इट रिप्रेजेंट्स अ लव अफेयर दैट इन्वॉल्व्स अ ब्यूटीफुल एंड इंगेजिंग हीरोइन।
ये जो है रिप्रेजेंट करती है एक लव अफेयर को। सीधी सी बात है, जो रोमांटिक कॉमेडी होती है उसमें लव अफेयर होता है। लव के बारे में जो हीरो या हीरोइन होते हैं वो लव करते हैं, इन्वॉल्व शामिल करती है अ ब्यूटीफुल एंड इंगेजिंग हीरोइन, जिसके अंतर्गत एक जो हीरोइन होती है ब्यूटीफुल होती है, वो सुंदर होती है, वह लव अफेयर में शामिल होती है। और इस रोमांटिक कॉमेडी की जो खास बात है, इसके अंतर्गत जो हीरोइन होती है वो कभी कभार आदमी के रूप में भी वो प्रस्तुत की जाती है। जैसा कि आपने एज यू लाइक जो विलियम शेक्सपियर का पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत जो रोजालिंड है वह मेन के कपड़े पहन करके डिस्गाइज रहती है। ओके, तो ये इसकी मेन क्वालिटी है। देन बात करते हैं द लव ओवरकम्स ऑल डिफिकल्टीज टू एंड इन अ हैप्पी यूनियन। जो लव होता है, लव कपल होते हैं, एक कपल हो सकता है, दो कपल हो सकते हैं, तीन कपल होते हैं, चार कपल भी हो सकते हैं, तो वो ओवरकम कर जाते हैं, जीत जाते हैं, काबू में कर लेते हैं ऑल डिफिकल्टीज, सभी कठिनाइयों को। उनके प्रेम के बीच में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उनके ऊपर काबू पा जाते हैं, और जो अंत करते हैं वो एक हैप्पी यूनियन के साथ में। कहने का मतलब है जो कपल्स होते हैं वो हैप्पी यूनियन, प्रसन्न एक साथ हो जाते हैं। एंड इन दिस सोशल रिचुअल, और एक सामाजिक रीति रिवाज होता है वेडिंग, शादी का, उसके माध्यम से ट्रू लव्स है, जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, वो यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं विद अ फीस्ट। और उस जब यूनाइट होते हैं तो एक फेस्टिवल जैसा मनाया जाता है, वहाँ फीस्ट होती है, दावत होती है, डांस होता है। इस रोमांटिक कॉमेडी की जो खासियत है, इसमें वीमेन आर सुपीरियर टू मेन, जो औरतें हैं उनको आदमी से ज़्यादा सुपीरियर, सर्वोच्च माना गया या बताने का प्रयास किया है। ओके, और जो फेमस रोमांटिक कॉमेडी है उनमें बहुत सारी कॉमेडीज़ हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जैसे थॉमस लॉज की है रोजालिंड, जिसको 1590 में पब्लिश किया था। और ये रोजालिंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे फर्स्ट ग्रेड में विलियम शेक्सपियर की एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, वो भी रोमांटिक कॉमेडी का ही एक हिस्सा है। तो यह इसी का मतलब ये जो सोर्स है इसका है। कहने का मतलब रोजालिंड से एज यू लाइक इट लिया गया है कुछ हिस्सा। देन हम बात करते हैं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, यह भी विलियम शेक्सपियर की एक रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक कॉमेडी पढ़ने के बाद में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप इसको और अच्छे से डिटेल से और सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना रहा है कि जो स्टूडेंट्स केवल एक संक्षिप्त नोट्स से पढ़ते हैं या कुछ मार्केट की गाइड्स बुक से पढ़ते हैं, वो इतना ज़्यादा सफल स्टूडेंट नहीं होता है। कहने का मतलब वो एग्ज़ाम क्रैक करने में असफल हो जाता है। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, और इस तरीके से पढ़िए कि वहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन आप मिस आउट ना करें। मेरी सफलता का यही राज है, और आपको भी इसी प्रकार सफल होना है तो मेरे साथ बने रहिए। डियर फ्रेंड्स, हमने अभी रोमांटिक कॉमेडी को जाना। रोमांटिक कॉमेडी को जानने के बाद में हमारा जो सेकंड नंबर की कॉमेडी है, जिसे हम सैटायरिक कॉमेडी कहते हैं। अब जैसा कि इसका नेम है उससे ही समझ गए होंगे कि सैटायरिक का मतलब व्यंग्यात्मक, जिसमें व्यंग्य हो। तो ध्यान देना दोस्तों, इस प्रकार की कॉमेडी क्या करती है, मजाक उड़ाती है, हंसी उड़ाती है। इट रिडिक्यूल्स पॉलिटिकल पॉलिसीज और फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स। इट रिडिक्यूल्स का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक बनाना। ये क्या करती है, मजाक बनाता है राइटर, इसके अंदर हंसी उड़ाता है। पॉलिटिकल पॉलिसीज, जो राजनीतिक पॉलिसीज तैयार की जाती है। कहने का मतलब जो किंग होता है या क्वीन, जो भी उस जमाने में शासन कर रहा होता है, उसका जो पॉलिटिकल पॉलिसीज, जो राजनीतिक नियम वो बना करके रखती है, जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, उन चीज़ों की हंसी उड़ाता है। एंड फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स, फिलोसॉफिकल मतलब होता है दार्शनिक, डॉक्ट्रिन्स का मतलब होता है सिद्धांत। और जो दार्शनिक सिद्धांत होते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं समाज के लिए, उनका भी हंसी उड़ाने का काम करता है। तो ध्यान देना, सैटायरिक कॉमेडी का मेन पॉइंट होता है कमियां देखना और उनकी हंसी उड़ाना। और पॉलिटिकल पॉलिसीज हो सकती है और फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स हो सकते हैं। दूसरी बात, इट अटैक्स डेविएशंस। डेविएशंस का मतलब होता है विचलन
हिंदी में बात करें तो विचलन का मतलब होता है लीक से हटना। अपनी जो मुख्य जो मुद्दे की बात करते हैं ना, तो मुख्य मुद्दे की बात करने से हट जाना। इट अटैक्स, यह उसके ऊपर अटैक करती है। फ्रॉम द एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार। सोशल मतलब सामाजिक ऑर्डर, जो सामाजिक क्रम है, समाज के द्वारा जो चीज़ एक्सेप्ट की जाती है उन चीज़ों को ना दिखा करके उससे एक साइड में हट जाना। जो राइटर, सिंपल सी बात यूँ है कि जो किंग है, समाज के हित में जो काम करना चाहिए उस काम को न करके उससे हट करके जो काम करता है उस चीज़ के ऊपर अटैक करती है ये वाली कॉमेडी। बाय मेकिंग द वायलेटर्स, वायलेटर्स का मतलब होता है नियम तोड़ने वाले, नियम तोड़ने वाले, जो नियम तोड़ते हैं। और इट्स स्टैंडर्ड्स और मोरल्स, मोरल्स मतलब नैतिक, मैनर्स मतलब जो भी नियम वगैरह होते हैं, जो भी नियम कायदे होती हैं, नैतिकता होती है, इन सबको तोड़ने वाले व्यक्तियों के बारे में ये बात करती है और उनका मजाक उड़ाने का काम करती है। तो ध्यान देना, फेमस जो सटायरिक कॉमेडी लिखने वाले हैं वो हमारे ग्रीक राइटर है अरिस्टोफेंस। इनका नाम सबसे पहले आता है सटायरिक कॉमेडी का। जब भी नाम आता है, जब हम बात करते हैं सटायरिक कॉमेडी की, तो हमारे एक फेमस राइटर है एलिजाबेथन एज के बेन जॉनसन। जो बेन जॉनसन है, इनकी दो कॉमेडी है, वॉल्पोन एंड द एल्केमिस्ट, दोनों ही सटायरिक कॉमेडी की कैटेगरी में आती है। इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से उस समय जो किंग था, क्वीन थी एलिजाबेथ वगैरह, जो उसके जो डॉक्ट्रिन्स वगैरह थे या सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही थी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन चीज़ों का बखूबी इसमें वो मजाक उड़ाते हैं। ध्यान देना, जो बेन जॉनसन है, इन्होंने सटायरिक कॉमेडी को एक नाम दिया, उसका नाम दिया उन्होंने करेक्टिव कॉमेडी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब हमने सटायरिक कॉमेडी पढ़ी, सटायरिक कॉमेडी पढ़ने के बाद में हमारे पास में आती है अगली कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, या फिर उसका दूसरा नाम हम कहें द रेस्टोरेशन कॉमेडी। क्या बात है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में और द कॉमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी में? मैं आपको थोड़ा सा डिक्लेयर बात करना चाहूँगा कि जब कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, वैसे तो इसका जो ओरिजिनेशन है ये बहुत ही जल्दी हो चुका था। जब हम ग्रीक ड्रामेटिस्ट मेनेंडर की बात करते हैं, या कॉमिक जो राइटर थे, कॉमिक ड्रामेटिस्ट थे मेनेंडर, उस समय इसका ओरिजिनेट हो चुका था, कहने का मतलब उत्पत्ति हो चुकी थी। और इसका जो डेवलपमेंट है वो रोमन जो ड्रामेटिस्ट थे प्लोटस और टेरेंस, इन्होंने तीसरी और दूसरी शताब्दी जो ईसा पूर्व की थी उसमें इसका विकास भी किया था। तब तक वे चलती आ रही थी, लेकिन इसका कोई ज़्यादा उद्भव और विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब द रेस्टोरेशन पीरियड आया 1660 के आसपास, उस समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी वो ये थी कि एक तो जो प्यूरिटिन्स थे, प्यूरिटिन्स वो लोग जो धर्म में, या यूँ कहें कि धर्म को अपवित्र करने वाली कोई भी ऐसी चीज़, मनोरंजन हो सकता है, शादियाँ हो सकती है, ये चीज़ें धर्म को अपवित्र करती है। और इनको यही हमारे जो धर्म है इसको आगे बढ़ाने में हमें थोड़ी रुकावट पैदा करती है। तो उन्होंने क्या किए थे, उस समय थिएटर बंद करवा दिए थे। और थिएटर बंद करवाने की वजह से क्या हुआ, जो लोग थे, जो हाई सोसाइटी के लोग थे, अपर क्लास सोसाइटी के, उनके मनोरंजन करने का साधन क्या हुआ, खत्म हो गया। और वो मनोरंजन करने का साधन खत्म होने की वजह से, और उस समय जो लिटरेचर वगैरह थी वो भी थोड़ा सा प्यूरिटन लोगों ने, जो इंग्लैंड के जो लोग थे, उनको पढ़ने के लिए मना किया। तो हुआ यूँ कि जो लोग एंटरटेनमेंट चाहते थे, मनोरंजन चाहते थे, उन लोगों का रुख फ्रेंच लिटरेचर की तरफ हुआ। तो उन फ्रेंच लिटरेचर की तरफ उन्होंने जब रुख किया तो रिस्टोरेशन पीरियड में क्या चेंज आया, वो चेंज ये आया था कि फ्रेंच लिटरेचर उस समय थोड़ी सी वल्गर टाइप थी। वल्गर जानते हो, थोड़ी सी कि अश्लील टाइप, जिसमें वो इंजॉय ढूंढते थे। तो धीरे धीरे वो असर इंग्लैंड में आने लगा, और जो लोग थे अपर क्लास सोसाइटी के, वो थोड़े वल्गरिटी को पसंद करने लग गए थे। जो कोई भी चीज़ बात करना तो भी वल्गरिटी यूज़ करते हैं, और ऐसी बातें करने से वो हंसी मजाक उनके अंदर उत्पन्न हो जाता था। सीधी सी बात यूँ कहें कि फुअड़ता यहाँ पर आ चुकी थी। सीधी सी बात है कि कोई भी गंदी बात करे तो वो उसमें भी मजाक ढूंढते थे।
जो चीज़ आज हमारे यहाँ पर हो रही है कि अपर क्लास सोसाइटी जो है वो किसी भी घटिया चीज़ के अंदर हंसी ढूंढने का प्रयास करती है। तो ध्यान दें, द रेस्टोरेशन पीरियड में यही हुआ और कॉमेडी ऑफ मैनर्स यहाँ पर थोड़ी और फ्लोरिश हुई। फ्लोरिश होने का मतलब है लोगों के सामने आई। तो ध्यान देना, यह जो डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रिक्स ऑफ मेन एंड वीमेन लिविंग इन अ सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी एंड रिलाइज फॉर कॉमिक स्पार्कल ऑफ डायलॉग। ये जो कॉमेडी है डील करती है, कहने का मतलब संबंधित है, रिलेशंस संबंध और इंट्रिक्स षड्यंत्र, मेन एंड वीमेन जो आदमी और औरतें हैं वो दोनों यहाँ पर रिश्तों में षड्यंत्र करते हैं। कहने का मतलब है आदमी तो दूसरी औरत से संबंध बनाना चाहता है और उसकी औरत दूसरे आदमी से संबंध बनाना चाहती है, और वो क्या करते हैं कि रहते हैं सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कृत्रिम, मतलब दिखावटी व्यवहार करने वाला जो समाज था उसमें अपर क्लास जो लोग थे वो रहते थे और रिलाइज निर्भर करते थे फॉर कॉमिक स्पार्कल ऑफ डायलॉग। बात करने के तरीके में ही वो हंसी ढूंढने का प्रयास करते थे। और इस जमाने में जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है इसकी मुख्य बात थी लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल में क्या होता था, एक तो वुमन होती थी और एक मैन होता था और एक मैन होता था। ये मैन इससे सच्चा प्रेम करता था, लेकिन ये जो मैन है ये इसको सेड्यूस करने के बारे में सोचता रहता था। तो ऐसे लव ट्रायंगल, तो ये सोचती थी कि मैं इसके साथ जाऊं या इससे प्रेम करूं। तो ऐसा ही कंफ्यूजन चलता रहता, ये चीजें इसमें दिखाई गई। इसके अंतर्गत जो विटी कन्वर्सेशन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटी का मतलब होता है जवाबदेही, हाजिर जवाबी। जैसे मैंने कोई बात कही तो मेरी बात का तुरंत उत्तर देना, मतलब एक दूसरे के साथ में हाजिर जवाबी करना यहाँ की मुख्य विशेषता थी। और वायलेशंस ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स, वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना, सोशल सामाजिक स्टैंडर्ड्स जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक नियम हैं, उन सामाजिक नियमों का इस कॉमेडी के अंदर उल्लंघन किया जाता है। सीधी सी बात ये है कि जो इस कॉमेडी के अंदर ये दिखाया जाता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं अपर क्लास सोसाइटी के, वो लोग बात में ही कॉमेडी ढूंढने का प्रयास करते हैं। और बात भी कैसी, वल्गैरिटी वाली सीधी सी बातें, अश्लीलता से भरी हुई बातों में ही वो हंसी मजाक ढूंढने का अवसर ढूंढा करते थे। तो यही द रिस्टोरेशन पीरियड में जो कॉमेडी आई थी, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो यही। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि ड्रामा में कॉमेडी और ट्रेजेडी होता है, और कॉमेडी के हमने लगभग 7 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया ब्रीफली। उसके बाद हमने 3 टाइप्स की जो कॉमेडी होती है, रोमांटिक कॉमेडी है, सटायरिक कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसे हम रिस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं। इसे जानने के बाद में हमारे जो 4th टाइप की जो कॉमेडी है उसका नाम है सेंटिमेंटल कॉमेडी, या फिर उसका जो दूसरा नाम है ड्रामा ऑफ सेंसिबिलिटी। दोस्तों, ड्रामा ऑफ सेंसिबिलिटी या कहें कि सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, उसमें अपर क्लास जो है, अपर क्लास वो किसी भी चीज़ में लाफ्टर ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे वो वल्गैरिटी हो, मतलब अश्लीलता हो, किसी भी तरीके से वो, चाहे एक स्टॉक कैरेक्टर्स हो, मतलब जिसमें भी चाहे वो, चाहे बात कर रहे हो, बात में हो, वो हर जगह कॉमेडी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हास्य ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है यह उसके बिल्कुल विपरीत है। यूँ कहें कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक साइड पर है और उसके विपरीत सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से ग्रैब करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है A new form of drama emerged in the 18th century। Emerged का मतलब होता है प्रकट हुआ। तो 18वीं जो शताब्दी आई, 18वीं शताब्दी में 1700 से लेकर के 1800 के बीच में कुछ ऐसे प्लेराइट्स आए हैं जिनको कॉमेडी ऑफ मैनर्स अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक नई फॉर्म क्रिएट की जिसका नाम दिया गया सेंटिमेंटल कॉमेडी। इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अगेंस्ट मीन्स के विपरीत, रिएक्शन प्रतिक्रिया, यह कॉमेडी ऑफ मैनर्स के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, टोटली उसके अगेंस्ट। दिस टाइप ऑफ कॉमेडी कुड नॉट गेट रॉयल पैट्रोनेज।
रॉयल मीन्स शाही मतलब राजा की, पैट्रोनिज मीन्स संरक्षण। यह जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है यह राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं कर पाई। कहने का मतलब है कि जितने भी ड्रामेटिस्ट होते हैं उनके वर्क्स को राजा लोग सपोर्ट करते हैं, ओके, परंतु इसका राजा जो भी था उस टाइम पे, चार्ल्स था किंग उस टाइम पे, उसने इसको सपोर्ट नहीं किया। देन द प्ले राइट्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्ले लिखता है। प्रोड्यूस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम मिडिल क्लास लाइफ एंड कैरेक्टराइज्ड विद वर्च्यू विदाउट एनी वाइस। अब इस एज के या इस कॉमेडी को लिखने वाले जो ड्रामेटिस्ट से नाटककार थे, उन्होंने जो कैरेक्टर्स थे जो प्रोड्यूस किए वो कॉमन लाइफ, आम आदमी या कहें कि मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप किए, प्रोड्यूस किए, जो कि बिल्कुल कॉमेडी ऑफ मैनर्स के विपरीत, क्योंकि उसमें अपर क्लास को मेंशन किया गया है, जबकि यहाँ पर मिडिल क्लास लाइफ को दिखाया गया है जो कि फुली वर्चूड है, मीन्स जिसके अंतर्गत सभी अच्छे गुण मौजूद हैं। मिडिल क्लास के अंतर्गत अच्छे गुण बताए गए हैं बिना किसी वाइस बुराई के, अर्थात मिडिल क्लास में कॉमन मैन के अंतर्गत कोई बुराई सेंटिमेंटल कॉमेडीज में नहीं बताई गई। ओके, देन हम बात करते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, टू क्रिएट फीलिंग्स एंड इमोशंस इन द ऑडियंस। जो ऑडियंस होते हैं उनके अंतर्गत अच्छी फीलिंग्स और इमोशंस क्रिएट करना इसका मुख्य उद्देश्य है, एम है। देन हम बात करते हैं कि देखिए दोस्तों कि हमने बात की थी कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसमें लाफ्टर इम्पोर्टेंट है, उसमें वल्गैरिटी इम्पोर्टेंट है, उसमें अमोरलिटी अनैतिकता इम्पोर्टेंट है। तो लाफ्टर हंसी, अमोरलिटी अनैतिकता, नैतिकता, सटायरिक रिप्रेजेंटेशन मतलब व्यंग्यात्मक उक्तियां, किसी के ऊपर सटायर करना, और एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कुलीन समाज, अपर क्लास, कॉमेडी और ह्यूमर, ये सारी चीजें पाई गई थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। इनको रिप्लेस कर दिया गया, वर रिप्लेस्ड बाय पैथोस एंड पैथेटिक सिचुएशंस। पैथोस मीन्स करुणा बताई गई, करुणामयी सिचुएशंस तैयार की गई सेंटिमेंटल कॉमेडी में, और पैथो ने या यूँ कहें कि पैथेटिक सिचुएशन है, इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। कहने का मतलब इनका सेंटिमेंटल कॉमेडी में कोई स्थान नहीं रहा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य बन जाता है, एक और जो ड्रामेटिस्ट हैं, जो प्लेराइट्स हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी के, उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है टू टीच मोरल लेसन्स, नैतिक पाठ पढ़ाना, इन प्लेस ऑफ वल्गैरिटी, या यूँ कहें कि अमोरलिटी, अनैतिकता या अश्लीलता के स्थान पर नैतिकता का पाठ पढ़ाना ऑडियंस को ही ड्रामेटिस्ट का मुख्य पर्पस माना गया है। और इस सेंटिमेंटल कॉमेडी को लिखने वाले जो मुख्य ड्रामेटिस्ट हैं, जैसे रिचर्ड स्टिल हैं, रिचर्ड ब्रिंसले हैं, कोली सीबर हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं, ऐसे कई ड्रामेटिस्ट 18th सेंचुरी में हुए जिन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी पर जोर दिया। मुख्य बात ये ध्यान रखिए कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बिल्कुल विपरीत है सेंटिमेंटल कॉमेडी। अगला जो हमारा टाइप है कॉमेडी का वो है फार्स। फार्स को अगर हम शॉर्टली अगर देखें एक जनरल वे में, तो एक फूहड़ हंसी है। फूहड़ हंसी मतलब एक ऐसी हंसी जो कि दिल से नहीं निकलती है, मन से नहीं निकलती है, क्रिएट किया जाता है। जैसा कि आपने कई सारे ऐसे सीरियल देखे होंगे जहाँ पर ज़बरदस्ती हंसी की जाती है या हंसा जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं कौन से शो की बात कर रहा हूँ। और ऐसे कई सारे शो हैं वहाँ ज़बरदस्ती हंसाने का प्रयास किया जाता है। सीधी सी बात यूँ कहें कि कोई भी ऐसा विचित्र प्रकार के रूप बना करके जेंट्स लेडीज़ बन जाते हैं, या अलग अलग प्रकार के चेहरे बना करके जो हंसाने का प्रयास किया जाता है वह फार्स में किया जाता है। यह 17th सेंचुरी में डेवलप्ड एक कॉमेडी की विधा है जो कि लगभग हर फूहड़ हंसी में हम कह सकते हैं कि वो फार्स है। चलो देखते हैं कि इसका जो विकास हुआ, डेवलप हुई, या कहें कि इसको शामिल किया जाने लगा वर्क्स में, वो 17th सेंचुरी के आसपास की बात है,
then it was designed to provoke the audience to simple hearty laughter, या यूं कहें कि बेली लाफ्स। इसको जब डिजाइन किया गया था या इसको एक नई विधा के रूप में बनाया गया तो इसका मुख्य एम था, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, दी ऑडियंस, ऑडियंस जानते हो आप सभी श्रोतागण या देखने वाले दर्शक, टू सिंपल हार्टी लाफ्टर, जोर जोर से हंसने वाली हार्ट लाफ, हा। इस प्रकार की हंसी क्रिएट करने के लिए ऑडियंस में फार्स काम में लिया जाता था, या यूं कहें कि जो फार्स है वह ऑडियंस को जबरदस्ती हंसी के लिए उकसाता था। इट इज हाईली एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी, हाईली मतलब उच्चतम, एग्जेजरेटेड का मतलब होता है बड़ा चढ़ा करके। सीधी सी बात है, जो फार्स है वो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा चढ़ा करके वहां पर वर्णन करते, एक्सप्लेन करते, इसलिए क्या लोगों की हंसी छूट जाती। ओके, देन caricatured types of characters puts audience into improbable and ludicrous situation। कैरिकेचर जानते हैं सभी, कैरिकेचर न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है जिसका अजीब सा चित्र बना हुआ होता है, जैसे किसी का पेट लंबा कर देते हैं, किसी की नाक लंबी कर देते हैं, किसी के गाल ऐसे फुला देते हैं, जैसे आजकल ऐसी इमोजी टाइप भी आती है जब हम फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, तो ये इसे बोलते हैं कैरिकेचर। सीधी सी बात है, मनुष्य का विचित्र चित्र बना देना जिससे हंसी छूटे, दैट इज कैरिकेचर। तो कैरिकेचर्ड टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसे कैरिकेचर टाइप के कैरेक्टर्स इसमें क्रिएट किए जाते हैं जो क्या करते हैं कि ऑडियंस में इम्प्रोबेबल एंड लूडिक्रस सिचुएशन क्रिएट कर दे। इम्प्रोबेबल मतलब विचित्र प्रकार की या असंभव सी, लूडिक्रस मतलब हंसाने वाली सिचुएशन, स्थिति मतलब कि आपको हंसना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है फार्स। देन इट मेक्स फ्री यूज ऑफ सेक्सुअल मिक्स अप्स, ब्रॉड वर्बल ह्यूमर एंड फिजिकल बसल। और जो फार्स होता है ना, इसमें क्या हो जाता है, फ्री यूज ऑफ सेक्सुअल मिक्सअप्स, ये बात ध्यान रखना कि फ्री यूज हो जाता है सेक्सुअल मिक्सअप्स का। सीधी सी बात है कि अश्लीलता के ऊपर कमेंट करना, यह इसमें फ्री हो जाता है। कहने का मतलब होता है जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अश्लीलता के ऊपर फ्री कमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है आप लोगों को भी पता है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छी चीज़ बता रहा हूँ तो आप उसे नहीं सुनोगे, लेकिन मैं यही वीडियो अगर किसी गंदी चीज़ के ऊपर बनाऊँ तो इस वीडियो पे हजारों व्यूज़ आ जाएंगे। तो वही चीज़ होती है फार्स के अंतर्गत। एंड ब्रॉड वर्बल ह्यूमर, ब्रॉड का वर्बल ह्यूमर का मतलब होता है शाब्दिक हास्य उत्पन्न करना। कहने का मतलब होता है शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे हंसी नहीं छूटते हुए भी हंसी छूट जाए। एंड फिजिकल बसल, और शारीरिक रूप से भी हलचल, जैसे मैंने किसी ऐसे कर लिया तब भी हंसी, या कोई ऐसा एक्शन कर लिया जिससे हंसी। सो दैट इज द टाइप ऑफ फार्स। फार्स इट मीन्स, अगर हम इन ब्रीफ कहें, फार्स एक प्रकार की फूहड़ हंसी क्रिएट होती है, फूहड़ हंसी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मोरालिटी नहीं होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रीड के पर्पज से हम वीडियोस बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इतना समझ लोगे वही काफ़ी है। ओके, अगला जो हमारा टाइप है कॉमेडी का वो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है। ध्यान देना, यहाँ पर हास्य की हंसी नहीं है। ह्यूमर का मतलब हम क्या समझते हैं, हंसी या हास्य। ध्यान देना, यहाँ पर जो मीनिंग निकलेगा, ह्यूमर एक लैटिन वर्ड है, एक ह्यूमर, जिसका मीनिंग यहाँ पर होता है लिक्विड, या यूं कहें फ्लूइड। क्या होता है, लिक्विड या फ्लूइड। ह्यूमर एक लैटिन वर्ड है जिसका यहाँ पर मीनिंग होगा लिक्विड या फ्लूइड। इसका मतलब यूं है कि तरल पदार्थ की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जोन्सन एक बहुत ही शानदार प्ले राइट हैं, उनके द्वारा इसे क्रिएट किया गया। दूसरी बात क्या होता है कि जैसे शरीर के अंतर्गत 4 क्वालिटी होती है, मतलब
4 हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड्स पाए जाते हैं, उन लिक्विड्स की वजह से 4 मनोदशाएं हमारे मन की बनती है। तो चारों में से किसी एक का भी अनबैलेंस हो जाने से हमारे जैसे मन की मनोदशा चेंज हो जाती है, हमारी बॉडी यूँ कहें कि अनबैलेंस्ड हो जाती है, तो उससे संबंधित उन्होंने कॉमेडी के बारे में बताया। देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा ये डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन, इसका मतलब है कि इस कॉमेडी को बेन जॉनसन के द्वारा डेवलप किया गया या उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इट वॉज बेस्ड ऑन द एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द 4 ह्यूमर्स। जो शारीरिक फिजियोलॉजिकल थ्योरी का मतलब जो शारीरिक सिद्धांत है, उस शारीरिक सिद्धांत के अंतर्गत जो 4 लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उन 4 लिक्विड के आधार पर ही इन्होंने इसे डेवलप किया और उसी के आधार पर यह बनाई गई, जिसमें जो 4 हमारे लिक्विड होते हैं ह्यूमर्स, वो है ब्लड, फ्लेम, कोलेर और मेलनकली। कोलेर का दूसरा नाम है येलो बाइल और मेलनकली का दूसरा नाम है ब्लैक बाइल। ध्यान देना, जिसके अंदर ब्लड होता है, जो ब्लड की जो क्वालिटी होती है वो होती है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, आशावादी। और जो फ्लेगमेटिक होता है, इस फ्लेगमेटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है शांत चित्त, शांत चित्त। कोलेर का मतलब, कोलेरिक जो होता है, इसका मतलब होता है जैसे हम कहें कि देखो यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं ब्लड, कि जिसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड वाला लिक्विड अगर एक सिचुएशन में है, जितना होना चाहिए उस तरीके से है, तो वो व्यक्ति हमेशा एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स भी आशावादी। सीधी सी बात है, ब्लड जो फ्लूइड है वो हमारे अंदर आशावादिता क्रिएट करता है। उसके बाद जो फ्लेम होता है, अगर वो मेंटेन्ड है तो वो है एक्सेस होती है अगर किसी चीज़ की, जैसे ब्लड है इसकी एक्सेस हो जाती है तो वो हमारे अंदर ऑप्टिमिस्टिक की क्रिएट करता है। और जो फ्लेम है, जो फ्लेगमेटिक बनाता है, अर्थात व्यक्ति अत्यधिक शांत चित्त रहता है। एक्सेसिव काम का मतलब होता है अत्यधिक शांत चित्त। वहीं जो कोलेरिक क्वालिटी वाला व्यक्ति हो जाता है वह थोड़ा इल टेम्पर्ड समझते हो, थोड़ा सा चिढ़ने वाला टाइप पर्सन वह बन जाता है। और मेलनकली मतलब दुखी टाइप का व्यक्ति वह बनता है इस वाले लिक्विड से। तो सीधी सी बात यूँ है कि जो चारों हैं, उन चारों में से एक भी जैसे अगर अनबैलेंस्ड हो जाए, कि एन इम्बैलेंस ऑफ वन और अनदर ह्यूमर, एक या एक से अधिक लिक्विड का इम्बैलेंस हो जाना इन ए टेम्परामेंट का मतलब होता है मन की दशा, मनोदशा वॉज सेड टू प्रोड्यूस 4 काइंड्स ऑफ डिस्पोजिशन। अगर इनकी में से किसी की भी इनबैलेंस हो गया, कहने का मतलब ब्लड कम हो गया, तब भी हमारे बॉडी के अंदर इम्बैलेंस आ जाएगा। हाँ, ओके। तो इनमें से कोई सी भी अगर इम्बैलेंस आ जाता है तो हमारे अंदर 4 प्रकार की डिस्पोजिशन बन जाती है। कहने का मतलब हमारी जो अंदर मन की दशा होती है उसमें बहुत सारा बदलाव आ जाता है। और जो बेन जॉनसन है, उन्होंने उनका एक प्ले लिखा है जिसका नाम है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये जो प्ले लिखा है, इस प्ले में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। वो क्या करते हैं कि जो चीफ कैरेक्टर होते हैं प्ले में, हर चीफ कैरेक्टर के अंतर्गत एक जो ह्यूमर होता है, कोई सा भी हो सकता है, उसका अनबैलेंस्ड वो शो करते हैं। मतलब एक अनबैलेंस्ड हो जाता है जिसकी वजह से क्या होती है, कॉमेडी क्रिएट हो जाती है। और उस कॉमेडी को ही क्या बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने कॉमेडी के लगभग सभी टाइप्स जाने और अंत में हम हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी क्या होता है इसके बारे में भी हल्का सा थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाई कॉमेडी क्या होती है और लो कॉमेडी क्या होती है। देखिए दोस्तों, हाई कॉमेडी जो होती है, इट इवोक्स इंटेलेक्चुअल एंड थॉटफुल लाफ्टर फ्रॉम द ऑडियंस who remain emotionally detached from the action. It evokes, जो हाई कॉमेडी होती है, या इंटेलेक्चुअल और थॉटफुल, जो बुद्धिमत्तापूर्ण
जो लाफ्टर होता है वह ऑडियंस से क्रिएट करवाते। कहने का मतलब होता है कि ऑडियंस इसमें थोड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण हंसी हंसता है, जो कि कहने का मतलब जो ऑडियंस होते हैं वो इमोशनली डिटेच्ड होते हैं फ्रॉम द एक्शन। जो एक्शन वहाँ पर किया जा रहा है स्टेज के अंदर, जो कैरेक्टर्स वहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, उससे वो इमोशनली जुड़े हुए नहीं होते हैं। इमोशनली जुड़े हुए नहीं होने के बावजूद भी वो जो बुद्धिमत्तापूर्ण हंसी हंसते हैं उसे हाई कॉमेडी कहते हैं। और वो कौन से सीन के ऊपर हंसी हंसते हैं, या तो कोई फोली करता है, फोली मीन्स त्रुटि करता है, कोई गलती कर देता है, या प्रिटेंशियसनेस, या फिर कोई दिखावा करता है, कोई कैरेक्टर जो वहाँ पर दिखावा करने का काम करता है, या हम कहें तो जिस भी ह्यूमन बिहेवियर में फोली नज़र आती है, त्रुटि नज़र आती है, या फिर दिखावा नज़र आता है, ऐसी स्थिति में वो एक्शन से जुड़े हुए नहीं होते इमोशनली, फिर भी वो जो हंसी हंसते हैं उसे बोलते हैं हाई कॉमेडी। इसी के विपरीत जो लो कॉमेडी होती है, लो कॉमेडी में क्या होता है, लिटिल और नो इंटेलेक्चुअल अपील, कोई भी इंटेलेक्चुअल लाफ्टर की अपील नहीं की जाती। कहने का मतलब होता है जो इंटेलेक्चुअल लाफ्टर इधर होता है यहाँ नहीं होता है, बट लेकिन अंडरटेक्स टू अराउज लाफ्टर, लेकिन ऑडियंस को अंडरटेक किया जाता है। कहने का मतलब उन पर जोर दिया जाता है लाफ्टर को उत्पन्न करने के लिए बाय जोक्स, गैग्स और स्लैपस्टिक कॉमेडी और बॉइस्टरस और क्लाउनिश फिजिकल एक्टिविटी। जो वो हंसना नहीं चाहते, उन्हें बुद्धिमत्तापूर्ण हंसी हंसने के लिए नहीं कहते, फिर भी ऑडियंस को हंसाने के लिए वो क्या क्या करते हैं, वो जोक्स करते हैं। जोक्स का मतलब आप जानते हो, जोक्स सुनाते हैं या परिहास करते हैं, किसी की हंसी उड़ाते हैं। गैग का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना। या स्लैपस्टिक कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी आप जानते हो कौन सी, चार्ली चैपलिन वाली, ओके। या फिर हम कहें बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का मतलब हम कहें कि जोर से चिल्लाना, गर्जनाकारी होता है, इसका मतलब जोर से चिल्लाते जैसे। क्लाउनिस्ट मतलब जोकर टाइप वो एक्ट करते हैं। या फिजिकल एक्टिविटी मतलब जोकर टाइप जो एक्टिविटी करते हैं और उससे वो जो हंसी उत्पन्न करवाने का प्रयास करते हैं। और इस टाइप की जो हंसी होती है, कॉमेडी होती है, उससे हम फार्स के प्रकार के समझते हैं। यह कहें कि लो कॉमेडी भी एक प्रकार का फार्स है। यह हमने समझा लो कॉमेडी और ये हमने समझा हाई कॉमेडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ में आज हमारा कॉमेडी का अंतिम पार्ट कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रेजेडी की ओर। और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप मुझे इसी प्रकार से अच्छे रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपको और अच्छे से वीडियोस बना करके दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।